हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 1 साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को। ठीक है। और इसमें हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द समीकरण क्या होता है, हम इसे संतुलित कैसे करते हैं। तो आइए बारी बारी से इन चीज़ों को समझते हैं। ये आपका क्लास 10th में देखिए, हम किसी भी चैप्टर का 2 वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम उसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। ठीक है। और सेकेंड वीडियो जो होगा उसमें हम उसके एमसीक्यू पे बात करेंगे। ठीक है, उसके एमसीक्यू को लेकर के आएंगे। तो ये हमारा आज पहला वीडियो है और इसमें हम लोग क्या देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखिए, जब कोई पदार्थ किसी रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है और नया पदार्थ बनाता है तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे गर्मियों में दूध फटना, दूध है और दूध में क्या आ गया, गर्माहट आ गया, जिसके कारण वो फट जाता है और फट करके नया पदार्थ बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग मिठाई बनाने से पहले उसको क्या बोलते हैं, छेना बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी, छेना बोलेंगे या फिर छाछ बोलते हैं, छाछ। तो ये सब क्या हो जाता है, गर्मी में दूध का फटना, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन आपका कच्चा रहता है वो पक जाता है, तो भोजन का पकना ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। शरीर में भोजन का पचना, आप जो खाते हैं और शरीर में जाकर के वो पच जाता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो रहा है। सांस लेते हैं हम लोग, अंदर बाहर करते हैं, छोड़ते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ध्यान रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे, जब कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है और नया पदार्थ बनाता है तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे गर्मी में दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पकना, शरीर में भोजन का पकना, पचना, सांस लेना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर दूसरा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान एवं संकेत। हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। देखिए, अगर उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अवस्था समझते हैं, जैसे कोई भी चीज ठोस है तो वो ठोस से किस में आ जाए, द्रव में बदल जाए, या फिर द्रव से गैस में बदल जाए, या फिर गैस से इन दोनों में से अलग अवस्था में आ जाए, जैसे ठोस बन जाए या द्रव बन जाए, तो हम इस बदलाव को क्या कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। या फिर उसके रंग में परिवर्तन, ठीक है, पदार्थ का रंग बदल जाए। ठीक है, जैसे लाल से नीला हो जाए, नीला से हरा हो जाए, तो इसमें भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। फिर हम समझते हैं क्या कि अगर अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है, अगर कहीं से गैस निकले, गैस का उत्सर्जन हो, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे सिरके में बेकिंग सोडा डालने पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया। तापमान में परिवर्तन, कुछ अभिक्रिया ऊष्मा छोड़ती है, कुछ अभिक्रिया ऊष्मा सोखती है। ठीक है, अगर कहीं पे दो चीज को अगर रगड़ते हैं आप, तो रगड़ने के साथ साथ अगर उसमें से गर्मी निकलता है, ऊष्मा निकलता है, तो वहाँ तापमान में परिवर्तन हो रहा है, उसे भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो हम कैसे पहचानेंगे रासायनिक अभिक्रिया को, जब उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठोस से द्रव बन जाए या फिर द्रव से गैस बन जाए, या फिर उसके रंग में परिवर्तन हो, लाल से ब्लू, ब्लू से हरा हो जाए, या फिर उससे गैस उत्सर्जन हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस निकले, तो हम वहाँ पे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तापमान में परिवर्तन हो जाए, वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। अगला क्या है कि अब देखिए, शब्द समीकरण किसको कहेंगे, वर्ड इक्वेशन क्या होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम है और इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है, यह कंकाली समीकरण। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसका सिंबल लिखते हैं, सिंबॉलिक है, संकेत लिख रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, फिर हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनता है। ठीक है, तो ये हमारा कंकाली समीकरण है। लेकिन शब्द समीकरण क्या हो जाएगा, हम शब्दों में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो जो प्रारंभिक पदार्थ होता है जिससे हम नए पदार्थ को बनाते हैं, तो ये प्रारंभिक पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया उत्पाद बनता है, जो पदार्थ बनता है, अब हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ आपसे पूछे कि अभिकारक कौन सा है, तो इसमें अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। अगर पूछे उत्पाद कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो शब्द समीकरण समझ गए आप।
किसी भी चीज को शब्दों में लिख देना, किसी समीकरण को शब्दों में लिख देना, सब समीकरण कहलाता है। जैसे जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा, ये सब समीकरण है। हाइड्रोजन को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ये सब समीकरण। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं रासायनिक सूत्र समीकरण, केमिकल फार्मूला इक्वेशन। देखिए अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र के रूप में अगर हम लिखते हैं तो हम लोग रासायनिक सूत्र समीकरण केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम था यहाँ पे और इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिए तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे देखिए उसका सिंबल का उपयोग कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र समीकरण। जैसे जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये भी एक रासायनिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, तो सूत्र रासायनिक। ठीक है, हाइड्रोजन को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड देता है, ये भी हमारा क्या है, एक सूत्र समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, सूत्र। चलिए अगला है संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होता है। देखिए असंतुलित क्या होता है, जैसे अगर दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगा तो हम उसे असंतुलित समीकरण कहें। ठीक है, जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होगा तो हम उसे संतुलित समीकरण कहेंगे। जैसे देखिए ये तीर है, इस तीर के इस ओर, ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने देखा था अभिकारक और दूसरा उत्पादक होता है। जब अभिकारक और उत्पादक दोनों समान होता है तो हम उसे संतुलित या फिर असंतुलित समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ पे देखिए केवल हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक ही है, तो क्या यह संतुलित समीकरण होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हम इसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ हाइड्रोजन भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है और हम इसको बैलेंस कर दिए। नहीं देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 × 2 यानी कि 4 हो रहा है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, बैलेंस है, दोनों तरफ बराबर है, तो हम इसे असंतुलित नहीं संतुलित समीकरण। ठीक है, अगर दोनों तरफ बराबर हो, जैसे हाइड्रोजन है और इसको क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, HCl बनता है, HCl बनता है। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन 1 है, तो यहाँ क्लोरीन 1 तो है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हम इसके पहले 2 लगा देते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन 1 है लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, तो इसके पहले भी 2 लगा देंगे, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आपका है समीकरण को संतुलित करने के हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हम देखेंगे और देख करके ही उसमें जो भी जोड़ना घटाना होगा उसको लगा देंगे और उसको समीकरण को संतुलित कर देंगे, इसी को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। जैसे इस विधि में हम समीकरण को कई बार आजमा कर छोटे पूर्णांक लगाते हैं जब तक दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए Fe, जैसे क्या है, Fe प्लस H2O बराबर FeO Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन होता है। अब हमको दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, फेरस जो है 1 है, यहाँ पे फेरस 3 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो देखिए इधर 3 इधर भी 3 हो गया। ओके, यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, केवल 1 ऑक्सीजन है, तो जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे, तो देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको 8 पुराने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 8 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या को, कोई भी पूर्णांक को इसमें गुना करके हम दोनों ओर बैलेंस कर देंगे, तो ये हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है और इससे हम समीकरण को। अगर हम आपको एक और समीकरण दे दें, जैसे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, जब हम इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब हम इसको संतुलित करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है हमारे पास, 1 है, तो इधर भी 1 सही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हम इसको बराबर करने के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया और इधर भी 2 करना है, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, तो 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया, तो अब हमारा ये क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। ठीक है, ये समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। अब अगला देखिए हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, मेनली जो मेन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, उस
अभिक्रिया क्या होता है, उष्माशोषी क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है। इन सभी को हम इसको इसमें बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, इसलिए एकदम ध्यान से। आइए पहला समझते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर के जल के साथ क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ पे देखिए कि दो अभिकारक मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के एक पदार्थ बना दिया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। मतलब दो चीज मिलके एक हो जाए, संगठित हो जाए, तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहें। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के NH3 बना दिया, अमोनिया बना दिया, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल बना दिया, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया समझे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना दे तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया करेंगे। वेरी सिंपल है, ये आपका 3 मार्क्स आपके बन गए। ठीक है, इतना आप अगर लिख देते हैं तो आपको 3 अंक मिले। अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर कोई भी अभिक्रिया कराए उसमें से ऊष्मा निकले तो हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलेगा और उसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर आएगा, तो हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिंपल ये समझिए कि जहाँ पे ऊष्मा निकलेगा बाहर वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, रखेंगे या अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसमें से ऊष्मा निकलेगा, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उसमें ऊर्जा निकलता है, तो ये भी हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सीधा कहने का मतलब हमारा ये है कि जहां से ऊष्मा निकलेगा, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए, ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा था कि ऊष्मा निकल रहा था, और ऊष्माशोषी में क्या हो जाएगा कि ऊष्मा का अवशोषण होगा, इसमें ऊष्मा चाहिए होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम इसमें क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म कर दें। देखिए, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये हमारा क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है लेकिन ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा क्या था, निकल रहा था। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। इसमें भी क्या होता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जब सूर्य की उपस्थिति में हम लोग मतलब सूर्य का प्रकाश मिलता है इसमें, जब इसको गर्मी मिलता है तो ये अपना भोजन बनाता है और क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन निकलता है। ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, ऊष्मा की जरूरत है, तो ये हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देते हैं, हम उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया और टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा में क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड AgCl टूट करके क्या बन गया, सिल्वर बन गया और क्लोरीन बन गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। जल यहाँ टूट गया किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो जल भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। देखिए, इसमें हम ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में इसको तोड़ते हैं, तो ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो गया। यहाँ विद्युत वियोजन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो जाता है और जल हमारा टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, जब कोई सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को
उसके यौगिक से हटा देती है तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, अगर हम देखें एग्जाम्पल FeCuSO4, जब हम इसको रिएक्शन करा देते हैं तो देखिए Fe जो है ये कॉपर को यहाँ से बाहर कर देगा और ये कॉपर यहाँ पे निकल के चला आएगा और ये खुद यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4। समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को? मतलब ये कॉपर को विस्थापित करके यहाँ पे रख दिया और खुद आकर के यहाँ पे बैठ गया, तो हम इसी को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा है, जब कोई सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को के यौगिक से हटा देती है, मतलब उसको हटा करके विस्थापित कर देती है, तब हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आयरन का अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। जिंक का अभिक्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये सभी विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगला है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर यहाँ पे AB है और CD से अभिक्रिया करा देंगे, ये A आ जाएगा C के साथ और B आ जाएगा D के साथ, तो ये बन जाएगा AC और BD बन जाएगा। यहाँ देखिए दोनों क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गया एक को छोड़ करके, ये हमारा क्या कहलाएगा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए जब दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तब हम उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये बेरियम सल्फेट। देखिए ये बेरियम ये सल्फेट के पास आ गया, ठीक है, और ये नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ आ गया तो NaCl बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। इसे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया जब नाइट्रोजन क्लोराइड से कराते हैं, सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये देखिए ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ चला गया, तो हम इसी को द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। मतलब दोनों जो यौगिक है इसमें विस्थापित हो जाता है, ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। देखिए जब किसी अभिक्रिया में ठोस अविलय पदार्थ अवक्षेप बनाता है वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है, मतलब ये सफेद अवक्षेप है, ठीक है। अगला क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ मिल करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है, यह सफेद अवक्षेप है, तो हम इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। मतलब जिसमें अवक्षेप निकलेगा, सफेद लाल हरा ब्लू कुछ भी निकलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन अभिक्रिया। देखिए उपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है। उपचयन का मतलब समझिए ऑक्सीजन की वृद्धि, उपचयन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का पहला अक्षर क्या है, O, और O से याद रखेंगे ऑक्सीजन, क्या रखेंगे, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की अगर इसमें वृद्धि हो गई और हाइड्रोजन की कमी हो गई तो हम उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और इसका ठीक उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई और हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहें, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, कॉपर और जल निकलता है, ठीक है। फिर वहाँ पे जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक और कार्बन मोनो ऑक्साइड बनता है। तो यह जो उदाहरण है किसका है, अपचयन अभिक्रिया का, और दूसरा उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल करके यहाँ चला आया, ठीक है। अगला प्रश्न है दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव। जब कोई धातु हवा, नमी, अम्ल के संपर्क में आता है तो वह खराब हो जाता है। मतलब क्या होता है, उसमें उपचयन की घटना हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, यह उपचयन का उदाहरण है। चांदी का काला पड़ जाना उपचयन का उदाहरण है। तांबे पर हरी परत जम जाना, ये उपचयन का उदाहरण है, ठीक है। आपके दांत पे परत जम जाएगा, ये भी उपचयन का उदाहरण है। अगला है विकृत गंधिता, रैनिसिडिटी। जब तेल या वसा लंबे समय तक रखने पर ऑक्सीकरण होकर दुर्गंधित हो जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं,
विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे वायु रोधी बर्तनों में जिसमें वायु प्रवेश नहीं कर रहा है और उसमें आप इसको रख दीजिएगा तो वो दुर्गंध करने लगेगा। नाइट्रोजन गैस भरना, जैसे चिप्स के पैकेट में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं उससे बचाव के लिए, ठीक है। प्रति ऑक्सीकारक का मिला देना, हम कोई भी गैस को मिला देंगे, ठीक है, तो उससे भी क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। तो वायु रोधी बर्तन जिसमें वायु का प्रवेश नहीं होता उसमें रखेंगे तो फिर भी इसका बचाव हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस को भर देंगे चिप्स के पैकेट में जैसे भरा होता है कुरकुरे चिप्स में, तो वो भी हो जाता है क्या, विकृत गंधिता का उदाहरण है, ठीक है, उससे बचा जा सकता है। चलिए, तो लगभग आपका जो है इस टॉपिक से जितने भी मतलब इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सभी को हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब बस आप इतना कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव में सभी प्रश्नों को बारी बारी से चलिए, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।